हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता। बकले कामटे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान पर लागू करने की भूल की गई है। सर्वमान्य तथ्यों और कारण तथा कार्य के बीच निश्चित संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। हम गार्नर के अनुसार कह सकते हैं, एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो तथा जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। चैम्बर्स डिक्शनरी में भी यही परिभाषा दी गई है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। इस तरह के विचार गार्नर, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर, अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिजबेक, विलोबी, जेलिनक, थॉमसन आदि अनेक विचारों के द्वारा दिए गए हैं। और ये सभी विचारक इस बात में सहमत हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसके लिए हम कई तर्कों को देख सकते हैं और अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। दूसरा है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। नंबर 3, सर्वमान्य तथ्य। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही हैं। जैसे कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं, यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप में प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य होता है। इसी प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी सभी सहमत हैं, जैसे लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। असमानता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए बुरी है, इत्यादि। नंबर 4, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। कार्य और कारण के पारस्परिक संबंध के विषय में भी आपत्ति विशेष महत्व नहीं रखती है। इसमें संदेह नहीं कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में कार्य तथा कारण में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं, जैसे जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव ही विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किसी प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में भी यह संभव है, यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इनका रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पद्धतियों का
अध्ययन करते हुए हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने की विचारधारा के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। राजनीति विज्ञान में यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशाला में बैठ करके सफल प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते रहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से संपूर्ण मानव जगत इसकी प्रयोगशाला ही है। जैसा कि गार्नर कहते हैं, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है, जब तक कि उसके परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता न सिद्ध कर दें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपनाया गया सत्याग्रह, 1959 में राजस्थान में अपनाई गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोगों के उदाहरण हैं। नंबर 6, भविष्यवाणी की क्षमता। जहाँ तक कि भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ना तो भविष्यवाणी की जा सकती है, पर इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, भले ही वह भविष्य में सदैव सत्य सिद्ध ना हो। डॉक्टर फाइनर कहते हैं, हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भविष्यवाणी की क्षमता को ही विज्ञान की कसौटी माना जाए, तो मौसम विज्ञान जैसे अनेक विषय भी विज्ञान नहीं कहे जा सकते हैं। वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बकले, काम्टे और मैटलैंड द्वारा जो उठाई गई आपत्तियां हैं, वो बहुत अधिक सीमा तक निराधार हैं और पदार्थ विज्ञानों से आधारभूत रूप में भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। हम राजनीति विज्ञान को एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान का संबंध राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जटिल समस्याओं से होता है, भौतिक विज्ञानों के समान पदार्थों से नहीं। राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के विवेकशील और परिवर्तनशील स्वभाव से है, भौतिक विज्ञानों के समान स्थायी प्रवृत्ति वाले तत्वों से नहीं। राजनीति विज्ञान के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली मानवीय इंद्रियां भौतिक यंत्रों के समान निरपेक्ष निर्णायक नहीं होती हैं। एक रसायन शास्त्री अणु या मॉलिक्यूल के प्रति कोई घृणा अथवा प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, किंतु राजनीति शास्त्री पर अचेतन रूप में उसके व्यक्तिगत विचारों एवं द्वेषों का प्रभाव पड़ता ही है। राजनीति के अध्ययनकर्ता को अपने विषय के नैतिक पहलू की ओर भी ध्यान देना होता है, लेकिन भौतिक विज्ञानों के सम्मुख नैतिक औचित्य की कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। इसी प्रकार एक दृष्टिकोण है, क्या राजनीति विज्ञान एक कला है? क्योंकि कुछ विचारक ये मानते हैं कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान होगा या कला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर भी आधारित हो सकती है और राजनीति विज्ञान के संबंध में यह बात पूर्णतया लागू होती है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। एक विचारक के शब्दों में सत्यम, शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है और ब्लंचली जैसे अनेक विचारकों का तो कथन है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। इस तरह से ये हमने देखा राजनीति विज्ञान की प्रकृति, कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं है और राजनीति विज्ञान एक कला है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के विभिन्न रूपों के नाम के विभेद के संबंध में और परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। धन्यवाद।